फिलॉसफी हिंदी बुक समरी की एपिसोड 1 में हम ऑथर साइमन ब्लैकबर्न द्वारा लिखित 1999 में प्रकाशित थिंक पुस्तक का सामग्री पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का पूरा शीर्षक है थिंक, अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, मतलब दर्शन के लिए एक सम्मोहक परिचय। पुस्तक का जॉनर पर्सनल डेवलपमेंट, फिलॉसफी, एजुकेशन। इंट्रोडक्शन। थिंक, क्या आप जीवन के बड़े सवालों में खो जाते हैं? थिंक आपकी मदद करेगी। यह किताब दर्शन शास्त्र की गहराई में जाती है, पर डरने की बात नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम ज्ञान कैसे पाते हैं? सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं? क्या फ्री विल सच में होता है? थिंक इन सवालों का जवाब देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह किताब सिर्फ बुद्धिमानों के लिए नहीं है। यह मुश्किल विचारों को आसान बनाती है। आप बिना सिर दर्द के नए विचार समझेंगे। थिंक पढ़कर आप दुनिया को बेहतर समझेंगे। ये आपके दिमाग को अपग्रेड करने जैसा है। आप जीवन को नई नज़र से देखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आपकी सोच बदलती है। शायद आप खुद को भी नए तरीके से देखेंगे। क्या आप इतिहास के महान दिमागों के साथ सफर करने के लिए तैयार हैं? थिंक आपको ज्ञानी बनाएगी। अपने विचारों को बढ़ाने का यह मौका न छोड़ें। शायद आप जीवन के बड़े रहस्यों का जवाब पा लें। चैप्टर 1। थिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया असली नहीं हो सकती? बहुत लोगों ने इस बारे में सोचा है। दार्शनिकों ने पता लगाने की कोशिश की है कि हम सच में क्या जान सकते हैं। रेने देकार्त एक फ्रांसीसी विचारक थे। उन्होंने पूछा कि क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? उन्होंने एक बुरे राक्षस की कल्पना की जो हमें धोखा दे रहा है। यह राक्षस हमारी हर देखी और महसूस की चीज को झूठ बना सकता था। देकार्त ने इस विचार का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि हम जो महसूस करते हैं उसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज पाई जिस पर हम शक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब है कि अगर हम सोच रहे हैं तो हमारा अस्तित्व जरूर है। हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, लेकिन हमारा दिमाग चीजों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मोम गर्म या ठंडा होने पर अलग दिखता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह फिर भी मोम ही है। देकार्त ने कहा कि हमारे दिमाग से आने वाले स्पष्ट विचार हम जो देखते हैं उससे ज्यादा भरोसेमंद हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि हम कौन बनाता है। उन्होंने कहा कि शरीर के बिना भी हमारा सोचने वाला खुद बना रहता है। यह खुद भौतिक नहीं है। देकार्त का मानना था कि इस परफेक्ट खुद का एक परफेक्ट कारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कारण ईश्वर है। हर कोई देकार्त के विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन उनके काम ने बड़ी बहसें शुरू की। लोग अभी भी चर्चा करते हैं कि क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि हम कौन बनाता है, और वे पूछते हैं कि क्या हमारे आसपास की दुनिया असली है। देकार्त के विचार हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका काम हमें वास्तविकता को बेहतर समझने की कोशिश करने में मदद करता है। चैप्टर 2। थिंक, हमारा दिमाग जटिल और रोचक है। वैज्ञानिक और विचारक लंबे समय से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दिमाग के बारे में कुछ मुख्य विचारों को जानें। देकार्त का एक दिलचस्प विचार था। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग और शरीर अलग अलग चीजें हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक कार्यों से अलग हैं। केवल हम ही अपने विचारों का अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को मशीन में भूत कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना हमारे शरीर के अंदर एक भूत की तरह है। दूसरे लोग देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन वे हमारी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। ये एक बड़ा सवाल उठाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं? यह पक्का करना मुश्किल है। कुछ विचारकों ने इसे परखने के लिए अजीब विचार सोचे। उन्होंने ज़ॉम्बी की कल्पना की जो इंसानों की तरह काम करते हैं, लेकिन उनके विचार या भावनाएं नहीं होती। उन्होंने म्यूटेंट्स के बारे में भी सोचा, जो चीज़ों को पूरी तरह अलग तरीके से महसूस करते हैं। ये विचार दिखाते हैं कि दूसरों के अनुभवों को जानना कितना मुश्किल है। हम पक्का नहीं कह सकते कि वे दुनिया को हमारी तरह देखते हैं। कुछ लोग इसे हल करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर दूसरे हमारी तरह काम करते हैं तो वे हमारी तरह सोचते होंगे, लेकिन यह बहुत मजबूत सबूत नहीं है। लाइबनिज का एक अलग विचार था। उन्होंने सोचा कि हमारे शरीर में क्या होता है और हम क्या सोचते और महसूस करते हैं, इनके बीच एक स्पष्ट संबंध होना चाहिए।
उन्होंने इसकी तुलना उस तरीके से की जैसे एक गोले पर तिरछा प्रकाश डालने पर वह दिखता है। आधुनिक विचारकों के नए विचार भी हैं। कुछ कहते हैं कि हमें लोगों के व्यवहार को देखना चाहिए ताकि उनके दिमाग को समझ सकें। दूसरे कहते हैं कि हमें विचारों और भावनाओं के काम करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि वे किस चीज से बने हैं। वैज्ञानिक दिमाग की गतिविधि को विचारों और भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समझाना मुश्किल है कि हम चीजों को जिस तरह से महसूस करते हैं वैसा क्यों करते हैं। अंत में दिमाग अभी भी एक बड़ा रहस्य है। इसीलिए कई लोग चेतना को सुलझाने के लिए एक कठिन समस्या कहते हैं। चैप्टर 3, थिंक, क्या हम सच में चुनाव करते हैं? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, पर क्या यह सच है? कई बुद्धिमान लोगों ने यह सवाल पूछा है। वे सोचते हैं कि क्या हमारे काम पहले से तय हैं? फ्री विल का मतलब है कि हम अलग अलग विकल्पों में से चुन सकते हैं। जैसे हम समुद्र तट की जगह पहाड़ों पर छुट्टी मना सकते हैं। हम अपने कामों पर नियंत्रण करके गर्व महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि लोगों की तारीफ या आलोचना उनके चुनावों पर होनी चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। इसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि हर घटना पिछली घटनाओं की वजह से होती है। अगर ऐसा है तो क्या हम वाकई आजाद हैं? यह विचार एक समस्या पैदा करता है। अगर सब कुछ तय है तो हम आजाद नहीं हैं, पर अगर चीजें मौके से होती हैं तब भी हमारा नियंत्रण नहीं है, तो लगता है कि हम सच में आजाद नहीं हैं। सोचो एक पेड़ के बारे में जो ठंड में फल नहीं देता। हम पेड़ को दोष नहीं देते। शायद हमें खुद को भी उन चीजों के लिए दोष नहीं देना चाहिए जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई खास हिस्सा है जो भौतिक नहीं है। वे कहते हैं कि यह हिस्सा हमारे कामों को नियंत्रित करता है, पर इससे समस्या हल नहीं होती। हम अभी भी नहीं जानते कि कैसे पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं। कुछ लोग डिटर्मिनिज्म और फ्री विल को मिलाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हमारे काम हमारी सोच से आते हैं तो हम आजाद हैं। इस विचार के अनुसार हम अपने कामों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, पर जब हम ब्रेन वॉशिंग जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं तो यह मुश्किल हो जाता है। अगर कोई और हमारी सोच को नियंत्रित करता है तो हम आजाद नहीं हैं। इससे हम सोचते हैं कि हमारा कितना नियंत्रण है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आजादी नई जानकारी पर हमारी प्रतिक्रिया में है। यह हमें मशीनों से अलग बनाता है, इसलिए हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। नए विचार हमारे दिमाग और शरीर के काम करने के तरीके को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे विचार सिर्फ हमारे काम हैं। दूसरे कहते हैं कि हमारे विचार हमारे दिमाग के काम करने के बारे में है, न कि उसके बनावट के बारे में। कुछ लोग हमारे विचारों को हमारे दिमाग में होने वाली चीजों से मिलाने की कोशिश करते हैं, पर यह समझाना मुश्किल है कि हम चीजों को अपने खास तरीके से क्यों महसूस करते हैं। अंत में हम देखते हैं कि हमारा दिमाग बहुत जटिल है। हम अभी भी बहुत कुछ नहीं समझते कि हम कैसे सोचते और महसूस करते हैं। चैप्टर ऐसो, थिंक, हम कौन हैं? अपने आप को समझना, हम कौन हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कई बुद्धिमान लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। आइए देखें कि कुछ विचारकों ने इस बारे में क्या कहा। डेविड ह्यूम एक स्कॉटिश विचारक थे। उनका एक दिलचस्प विचार था। उन्होंने कहा कि हम अपने स्व को देख या छू नहीं सकते। जब हम अंदर देखते हैं तो हमें सिर्फ विचार और भावनाएं मिलती हैं। कोई स्पष्ट मैं नहीं है जिसे हम दिखा सकें। थॉमस रीड एक और स्कॉटिश विचारक थे। वे इससे असहमत थे। उन्होंने सोचा कि आत्मा सरल है और उसे बांटा नहीं जा सकता। उनका मानना था कि हम वही व्यक्ति रहते हैं, चाहे हमारा शरीर या यादें बदल जाएं। जॉन लॉक इंग्लैंड के थे। उनका एक अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारी लगातार जागरूकता से आती है। अगर आपको याद है कि आप कल भी वही व्यक्ति थे तो आप आज भी वही व्यक्ति हैं। लेकिन इस विचार में समस्याएं हैं। अगर किसी को अपनी याददाश्त खो जाए तो क्या होगा? क्या वे अब भी वही व्यक्ति हैं? इमैनुअल कांट एक जर्मन विचारक थे। उन्होंने इन विचारों में कुछ और जोड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया को समझने के लिए हमें अपने आप का एहसास चाहिए। यह सवा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। यह एक नजरिया है जो हमें चीजों को समझने में मदद करता है। ये सभी विचार दिखाते हैं कि हम कौन हैं। ये उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारा अपने आप का एहसास अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकता है। यह उतना स्थिर नहीं हो सकता जितना हम मानते हैं। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
क्या हम अपने पूरे जीवन में एक ही व्यक्ति रहते हैं या हम सोचते हैं उससे ज्यादा बदलते हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना जरूरी है। यह समझना मुश्किल है कि हम कौन हैं, लेकिन इन विचारों को समझने से हम खुद के बारे में और दूसरों के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। चैप्टर 5, थिंक हम कैसे सोचते हैं। अच्छी तर्क शक्ति की गाइड तर्क शक्ति अच्छी और बुरी सोच में अंतर करने के बारे में है। यह औपचारिक तर्क से शुरू होता है, जो दर्शन शास्त्र का एक बड़ा हिस्सा है। एक तर्क के 2 भाग होते हैं, आधार और निष्कर्ष। अच्छे तर्कों में आधार निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। इसे वैध होना कहते हैं। एक उदाहरण देखें, सभी मनुष्य मरणशील हैं। एक आधार है। सुकरात मनुष्य है, दूसरा है। इनसे हम कह सकते हैं सुकरात मरणशील है। यह वैध तर्क है। दार्शनिक जटिल कथनों की जांच के लिए सत्य तालिकाएं इस्तेमाल करते हैं। ये तालिकाएं दिखाती हैं कि और, या और अगर तो जैसे शब्द कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर P तो Q सिर्फ तभी सच है जब P और Q दोनों सच हों। मात्रा निर्धारण एक और उपकरण है। यह मात्रा के बारे में बात करने में मदद करता है। हम सभी और कुछ जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य मरणशील हैं मात्रा निर्धारण का उपयोग करता है। आगमनात्मक तर्क अलग है। यह सामान्य नियम बनाने के लिए विशेष मामलों का उपयोग करता है। यह हमेशा निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए, हर दिन सूरज का उगना यह साबित नहीं करता कि वह कल उगेगा। लोग पहले सोचते थे कि कुछ कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट हैं। अब हम जानते हैं कि हम इन्हें अनुभव से सीखते हैं। याद करें, जब लोग सोचते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, संभाव्यता तर्क मौकों से निपटता है। यह असंभव घटनाओं को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक दुर्लभ बीमारी के लिए सकारात्मक चिकित्सा परीक्षण का मतलब यह नहीं है कि आपको वह बीमारी है। बीमारी की दुर्लभता भी मायने रखती है। अंत में, अच्छी तर्क शक्ति औपचारिक तर्क, आगमन और संभाव्यता का उपयोग करती है। ये उपकरण हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं, लेकिन वे हमें यह भी दिखाते हैं कि हम क्या जान सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। फाइनल समरी, थिंक साइमन ब्लैकबर्न की किताब थिंक हमें दर्शन शास्त्र के बड़े विचारों की झलक देती है। ये जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करती है। इनमें शामिल हैं, हम चीजें कैसे जानते हैं, हम चेतन कैसे हैं और क्या हमारी अपनी इच्छा है। किताब डेकार्ट के मशहूर विचार मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के बारे में बताती है। यह दिखाता है कि हम सोचते हैं इसलिए हम मौजूद हैं। यह द्वैतवाद जैसे विचारों को भी समझाती है, जो हमारा दिमाग कैसे काम करता है यह समझने की कोशिश करता है। किताब पूछती है कि क्या हमारे काम वाकई स्वतंत्र हैं या पहले से तय हैं। यह इस बारे में अलग अलग विचारों को देखती है कि हम कौन हैं। कुछ कहते हैं कि हम सिर्फ अपने अनुभव हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि हम में और भी कुछ है। किताब यह भी दिखाती है कि स्पष्ट सोच क्यों जरूरी है। यह 2 तरह की तर्क प्रणाली समझाती है, निगमनात्मक और आगमनात्मक। ये हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करती है। थिंक पाठकों को जीवन और ज्ञान के बड़े सवालों की खोज में मदद करती है। यह जटिल विचारों को समझने में आसान बनाती है। अगर आप दर्शन शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो यह किताब शुरुआत के लिए अच्छी है। यह आपको अपने बारे में और आपके आसपास की दुनिया के बारे में गहराई से सोचने में मदद कर सकती है। संभावना पर आधारित तर्क मौकों से जुड़ा होता है। यह हमें असंभव लगने वाली घटनाओं को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक दुर्लभ बीमारी के लिए सकारात्मक मेडिकल टेस्ट का मतलब यह नहीं है कि आपको वह बीमारी है। बीमारी कितनी दुर्लभ है यह भी मायने रखता है। अंत में, अच्छा तर्क औपचारिक तर्क शास्त्र, आगमन और संभावना का उपयोग करता है। ये साधन हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं, लेकिन वे हमें यह भी दिखाते हैं कि हम कितना जान सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं।